वेलकम बैक वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश का विद्युत प्रभाव। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण आता है और उसकी सहायता से प्रकाश विद्युत के जो नियम पढ़ाए हमने 5 आपको, उनकी व्याख्या करने को आता है। फिलहाल आप हेडिंग डालेंगे, नाम डाल दें आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा के लिए। अब बात करते हैं हम इसके विषय में। आपको मैं एक जानकारी के लिए बता दूं, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज सुना होगा, नोबेल पुरस्कार के बारे में। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, किस बात के लिए मिला पता है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, इसी के लिए मिला था। यानी उनके नोबेल प्राइज वाला टॉपिक पढ़ाने वाला हूं मैं। किस सन में मिला, किसी को यह भी जानकारी है? 1921 में। कब मिला? 1921 का नोबेल प्राइज इनको मिला था फिजिक्स का। आइंस्टाइन के बारे में 2 लाइन बताना चाहूंगा, फिर मैं इस टॉपिक को बढ़ाऊंगा। आइंस्टाइन एक साधारण विद्यार्थी थे शुरुआत में। इनको क्लर्क की भी नौकरी नहीं मिल रही थी, समझ रहे हो? पॉलिटेक्निक किया था इन्होंने उस समय। इनके पिताजी का कहीं जुगाड़ बढ़ गया था, किसी ऑफिस में उन्होंने बाबू बनवा दिया, क्लर्क। यानी क्लर्क की नौकरी करते हुए, चूंकि पॉलिटेक्निक किए थे तो सब्जेक्ट साइंस का ही था, तो वो इसमें रिसर्च करते रहे। 2000 मतलब 1901 या 2 के आसपास पॉलिटेक्निक किया इन्होंने। उसके बाद 10-12 साल रिसर्च करते रहे। ये वाला टॉपिक इनका 1900 मतलब 2000 बार निकल रहा है, 1911 में पब्लिश हुआ है, 10 और 11 में। तब लोगों ने ध्यान नहीं दिया। फिर 1-2 साल बाद 2008, सबसे पहले 1918 में इनका ये टॉपिक जो डिस्कस कर रहा हूं मैं, ये नोबेल के लिए भेजा गया। 1-2 बार रिजेक्ट हुआ, आखिर में 1921 में नोबेल के लिए चुन लिया गया। बस आइंस्टीन का जलवा वहीं से शुरू हो गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो फिजिक्स को 2 भागों में बांटा गया है, एक क्लासिकल फिजिक्स, एक मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स आधारित है न्यूटन के नियमों पर। किसके लिए? यानी पुराने वैज्ञानिकों में अगर किसी का नाम सबसे ज्यादा फेमस हुआ है, जिसने फिजिक्स में सबसे ज्यादा योगदान दिया, कौन थे? न्यूटन। और आधुनिक फिजिक्स में जिसने सबसे ज्यादा काम किया वो है आइंस्टाइन। सोचो, जिनको क्लर्क की नौकरी मिलना मुश्किल थी, जुगाड़ से लगी थी, वो इतने बड़े वैज्ञानिक हुए आगे जाके। आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा था और बाद में उनको बहुत विद्वान माना गया। तो अगर आप अच्छे से सफल नहीं भी हो पा रहे हैं तो परेशान ना हो, आइंस्टीन बन सकते हैं। अभी फिलहाल इनका समीकरण बताते हैं। आइंस्टाइन ने प्लांक के सिद्धांत पर, प्लांक इनसे पहले कुछ बातें बता गए थे, आइंस्टाइन ने प्लांक के सिद्धांत पर अपने नियम को बनाया है। प्लांक का सिद्धांत ये कहता है कि जो प्रकाश है, इसके अंदर ऊर्जा पैकेट होते हैं, ऊर्जा बंडल होते हैं, जिनको फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब ये फोटॉन किसी धातु की सतह पर गिरते हैं तो सिंगल फोटॉन किसी एक इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी की पूरी ऊर्जा दे देता है। और फोटॉन की ऊर्जा hν होती है, तो पढ़ी है आप लोगों ने, ये पूरी ऊर्जा मिल जाती है। इसलिए अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा उत्तेजन में व्यय कर देते हैं और बाद बाकी ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में लेके बाहर निकल आते हैं। तो इतनी बात तो हम इसके बैकग्राउंड पहले लिखेंगे शुरुआत करने में टॉपिक को। तो लिखिएगा, आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, आइंस्टीन ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की है। अब पहले 2 लाइन प्लांक के बारे में लिख देते हैं, प्लांक सिद्धांत के बारे में।
प्लांक सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा पैकेटों के रूप में चलता है, ऊर्जा पैकेटों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटॉन कहते हैं, जिन्हें फोटॉन कहते हैं। किसी फोटॉन की ऊर्जा किसी फोटॉन की ऊर्जा h न्यू होती है, जहां h प्लांक नियतांक है। कौन सा नियतांक है? प्लांक नियतांक है, तथा न्यू आवृत्ति है। जब ये फोटॉन धातु की सतह पर गिरता है, जब फोटॉन धातु की सतह पर गिरते हैं तो एक फोटॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा, एक फोटॉन अपनी संपूर्ण ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिससे यह इलेक्ट्रॉन कुछ गतिज ऊर्जा के साथ, कुछ गतिज ऊर्जा के साथ धातु की सतह से उत्सर्जित होता है। ये तो इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में बात की, इतना नोट कर लो पहले। देखो, आप जो बिंदु हम चर्चा में लेने वाले हैं वो थोड़ा सा अच्छे समझिएगा। मेन मुद्दा अब शुरू हो रहा है। ये तो प्लांक ने क्या समझाया था उसके बारे में बताया। अब सुनो, आइंस्टीन ने कहा कि अगर हमने फोटॉन दिया धातु को तो फोटॉन की ऊर्जा h नहीं हुए, वो पूरी अपनी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो जो फोटॉन की ऊर्जा दी गई, ध्यान से सुनना मेरी बात, फोटॉन ने अपनी संपूर्ण ऊर्जा दे दी इलेक्ट्रॉन को। किसको दे दी? अब इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर कहीं है, अब आराम कर रहा था, अब उसको अचानक इतनी ऊर्जा मिल गई, तो अब वो वहां से हटना चाहेगा, भागेगा ऊर्जा की वजह से। तो जब आराम कर रहा तो थोड़ी ऊर्जा खर्चा हो गई उसको जगाने में, उसको हम लोग बोलते हैं उत्तेजन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? जिसका नाम मैंने कार्यफलन बोला था पीछे। यानी किसी इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से उत्सर्जित होने के लिए तैयार करने में कुछ ऊर्जा का भाग खर्चा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन नहीं, उससे बोलते हैं कार्यफलन। क्या बोलते हैं? तो जो हमने ऊर्जा दी उसका एक हिस्सा तो किसमें यूज हुआ? कार्यफलन में। किसमें इस्तेमाल हो गया? अच्छा, उसके बाद जो बची, मान लो उदाहरण के लिए किसी धातु के लिए 3 जूल है कार्यफलन, और हमने जो फोटॉन डाला उसके पास 7 जूल थी, तो 3 जूल काम खर्चा हो गई उसको तैयार करने में, 4 जूल बची। वो जो 4 जूल होगी जब इलेक्ट्रॉन सतह पर आ गया तो आगे वो किसके रूप में काम करेगी? उसके लिए गतिज ऊर्जा के रूप के लिए। किसके लिए? गतिज ऊर्जा के रूप में। यानी कार्यफलन और गतिज ऊर्जा, देखो 2 हिस्सों में ये खर्चा होती है। अब जो फोटॉन की ऊर्जा उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द क्या? h न्यू। ये तो बता चुका हूं सर, फोटॉन की ऊर्जा
और कार्य फलन का सूत्र हमने कल का आपको कराया था एच न्यू नॉट, याद है? गतिज ऊर्जा को आप ऐसा करो ई के लिख दो, की माने के माने गतिज काइनेटिक, ये एच न्यू नॉट पक्षांतर कर दो तो ई के बराबर क्या आया देखो, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। बहुत ध्यान से समझना, ये बिल्कुल यही तो मेन मुद्दा, ये जो अब लाइन शुरू हुई है 1 2 3 यही जांची जाएंगी। और ऊपर तुमने एक आध बीच में गाली भी थोड़ी सी लिख दी हो तो वो नहीं देखेगा, चल जाएगा। गतिज ऊर्जा जब होगी तो उसका वेग अधिकतम होगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो हाफ mv मैक्स स्क्वायर अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। h कॉमन ले लो तो क्या बचा, न्यू माइनस, ये जो समीकरण है इसे ही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। यही बाबा आइंस्टीन का, और पर बाबा होंगे कम से कम, यही बाबा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। यहां पर सबके बारे में थोड़ा बता देते हैं। जैसे न्यू क्या थी, फोटान की आवृत्ति, न्यू क्या है, फोटान की आवृत्ति, थोड़ा अच्छा लगेगा लिखने में, फोटान की आवृत्ति है। और न्यू नॉट क्या है, देहली आवृत्ति, याद है देहली आवृत्ति जो दिल्ली से लेके आए थे। एच क्या है, प्लांक नियतांक, ये थोड़ा लिख दोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये तो हो गया इनका समीकरण है। इस समीकरण के आधार पे हम लोग पांचों नियमों की व्याख्या करेंगे, लेकिन इतना नोट करो पहले तो। चलिए हम लोग अब बात करते हैं आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या। टोटल देखो 5 नियम थे। सबसे पहले में कहेंगे कि कोई प्रकाश है जिसकी आवृत्ति निश्चित है न्यू, और उसकी तीव्रता बढ़ाते जा रहे हैं जब हम डाल रहे हैं किसी धातु की सतह पे, तो हम ये पाते हैं कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। इससे हम एक परिणाम पे पहुंचते हैं कि तीव्रता बढ़ाने से ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। ये पहला और दूसरा नियम है, इतना सबसे पहले कहेंगे। तो यहां पर लिखेंगे यदि किसी निश्चित आवृत्ति न्यू का प्रकाश धातु की सतह पर डालते हैं, वह तीव्रता बढ़ाते जाते हैं, तीव्रता बढ़ाते जाते हैं। तो गिरने वाले फोटॉनों की, गिरने वाले फोटॉनों की संख्या बढ़ती है, गिरने वाले फोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जबकि फोटॉन की ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात तीव्रता के बढ़ने से उत्सर्जन की दर
बढ़ जाती है, ना कि गतिज ऊर्जा। यह नियम 1 और 2 की व्याख्या है। यह नियम 1 व 2 की व्याख्या है। 2 नियमों की व्याख्या हमने कर दी। अब हम बात करते हैं इसी समीकरण को देखकर। देखो, तीसरा नियम जो हमने पढ़ाया था उसमें किसी को याद है किस बारे में बात की थी? जब आवृत्ति बढ़ाते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जरा इस समीकरण को ध्यान से देखो। अगर इस न्यू का मान बढ़ाया जाए, भाई लोग सब ध्यान से देखना, ये न्यू लिखा कहीं दिख रहा तुम लोग को? ये न्यू किसकी आवृत्ति है? जो प्रकाश गिर रहा है उसकी आवृत्ति है कि नहीं? फोटॉन की आवृत्ति माने प्रकाश के गिरने की आवृत्ति, तो ये प्रकाश की आवृत्ति है। अगर आप ध्यान से देखो, न्यू का मान बड़ा करते जाओ, मतलब बढ़ाते जाओ, तो क्या वेग नहीं बढ़ेगा? क्या गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ेगी? यहीं से देख लो तुम, यहां से देख लो सीधे, यही तो आइंस्टीन का समीकरण है। समीकरण देख के हम कह सकते हैं न्यू बढ़ेगा तो के बढ़ेगी। बढ़ेगी कि नहीं बताओ? यानी जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, प्रकाश इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित होते हैं, उनकी गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है? प्रकाश की आवृत्ति पर, ना कि तीव्रता पर। तो हम अगले तीसरे नियम में यही बात कहेंगे कि समीकरण के अनुसार, ये समीकरण ये वाला उठा रहे हैं, देखो, समीकरण E के बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट से स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू बढ़ाने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बढ़ती है। यह तीसरे नियम की व्याख्या है कि नहीं बताओ? यह 3 नियम की व्याख्या है। टोटल 5 नियम थे। चौथे नियम के बारे में सुनो। चौथा नियम तुम्हें याद होगा, वो था देहली आवृत्ति पर निर्भर। किस पर? उसमें हमने कहा था अगर गिरने वाले प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित आवृत्ति से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, और अगर उस आवृत्ति से ज्यादा है तो उत्सर्जित होंगे। वो निश्चित आवृत्ति या वो सीमांत आवृत्ति, वो निश्चित मान आवृत्ति का जिसके ऊपर आवृत्ति का प्रकाश डालें तो उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या बोलते थे? देहली आवृत्ति। तो इस समीकरण से हम ये बात स्पष्ट कर सकते हैं। देखो, पुनः उसी समीकरण को उठा रहे हैं। समीकरण हाफ mv मैक्स स्क्वायर बराबर h कॉमन था कि नहीं था, और न्यू माइनस न्यू नॉट था। इसमें अगर एक बात देखो, अगर इस न्यू का मान, न्यू माने आपतित प्रकाश की आवृत्ति और न्यू नॉट माने देहली आवृत्ति, अगर न्यू का मान न्यू नॉट से छोटा हो, मेरी बात को सुनिए फिर मैं लिखूंगा, अगर न्यू छोटा हो न्यू नॉट बड़ा हो तो घटा के कैसा उत्तर आएगा? न्यू छोटा न्यू नॉट बड़ा हो, घटा के कितना कैसा उत्तर आएगा? माइनस आएगा, निगेटिव आएगा ना। हाफ mv स्क्वायर निगेटिव आया, मतलब v स्क्वायर निगेटिव आया। और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल कैसा होता है? काल्पनिक। कैसा होता है? काल्पनिक। पढ़ते पढ़ते हो नहीं? काल्पनिक संख्याएं पढ़ी कि नहीं पढ़ी है? कॉम्प्लेक्स नंबर गणित में -1 का मान क्या होता है अंडर रूट में? नहीं पता है? आई स्क्वायर, -1 आई स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? पढ़ते नहीं तो क्या करा जाए? तभी तो अब हम पूछ रहे हैं ये मान बड़ा ये छोटा, तो बता रहे हैं पॉजिटिव आएगा, कोई बोल रहा है तो इसे ऐसे थोड़ा आता जाता है। ये कोई फिजिक्स से मजाक थोड़ा चल रही है यहाँ। ध्यान रखना, अगर न्यू मैंने कहा छोटा, न्यू नॉट बड़ा है,
ये छोटा ही बड़ा साफ दिख रहा है कि ऋण में आएगा। और अगर किसी का वर्ग देखो v स्क्वायर ऋणात्मक आया, हम कहेंगे यदि, चलो यही बताते हैं, समीकरण दिस से स्पष्ट है, देखो जरा सुन लो, लिखना भी नहीं, से स्पष्ट है कि यदि न्यू बड़ा, न्यू छोटा, न्यू नॉट बड़ा है, तो ध्यान देना, तो हम कहेंगे न्यू माइनस न्यू नॉट ऋणात्मक आया। देखो तो जो हाफ एम वी स्क्वायर का मान है वो कैसा आया, ऋणात्मक आया। और ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल जब लोगे, वेग निकालोगे, देखो वर्गमूल लेके, तो काल्पनिक आएगा। क्या वेग काल्पनिक हो सकता है? कोई कल्पना में चलेगा, दौड़ लगाएगा कि हम जीतेंगे रेस, हम दौड़ रहे हैं कल्पना करते हुए, वो अमान्य है ना। तो निकलेगा क्या इलेक्ट्रॉन बाहर? वास्तविकता में तो नहीं निकलेगा, कल्पना में निकले, निकल जाने दो भाई। तो यही तो यहां से सिद्ध हो रहा है कि अगर न्यू नॉट से कम आवृत्ति निकल आई न्यू की, और बराबर भी हो, सपोज करो, एक बात सुनना, अगर न्यू न्यू नॉट बराबर भी हो तो जीरो आएगा। तो वेग क्या है? जीरो। जब निकला ये गतिज ऊर्जा क्या है? जीरो। तो इलेक्ट्रॉन का बाहर आ पाएगा? नहीं, उत्सर्जन संभव है। तुम कह सकते हैं, देखो, अर्थात वेग काल्पनिक होगा, जो कि असंभव, जो कैसा है? असंभव है। अतः ध्यान से सुनना बात को, अतः आपतित प्रकाश की तीव्रता हमेशा देहली, आपतित प्रकाश की आवृत्ति हमेशा देहली आवृत्ति से अधिक ही होनी चाहिए। अतः आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू सदैव देहली आवृत्ति न्यू नॉट से अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। ये नोट कर लो जरा, ये नियम 3 की व्याख्या है। ये किसकी भाई? नियम 4 की है। यह नियम 4 की व्याख्या है। और लास्ट में लिख देना कि जैसे ही प्रकाश गिरता है वैसे ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होने लगते हैं। तो लिख दीजिएगा, प्रकाश के आपतन व प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के मध्य कोई समयांतर नहीं होता है। यह नियम 5 है। टोटल 5 नियम की व्याख्या हो गई, नोट कर लें।